हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो मैं टॉपिक आपके लिए लेके आई हूँ वो है क्रैब्स साइकिल। इसे हम टीसीए साइकिल भी कहते हैं। तो ये मैंने आपको इससे पहले ग्लाइकोलाइसिस पढ़ाया है। तो मैंने आपको कहा था ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट करते हुए कि 3 मेजर स्टेप्स जो है ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में होते हैं, जिसमें से फर्स्ट वन हमने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा था, सेकेंड है क्रैब साइकिल। ठीक है, अगर आपने ग्लाइकोलाइसिस आपको नहीं पता है क्या होता है, क्या उसमें प्रोसेस होती है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने जो है आपको लिंक दिया हुआ है। आप वहां जा करके पहले ग्लाइकोलाइसिस पढ़िए, फिर आप क्रैब साइकिल पढ़िएगा, तभी आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक क्रैब साइकिल। ये जो आप साइकिल देख रहे हैं, ये पूरी साइकिल, इसी को हम क्या कहते हैं, टीसीए साइकिल या क्रैब साइकिल भी। अब आप कहेंगे इसको क्रैब साइकिल भी कहा जा रहा है, टीसीए साइकिल भी कहा जा रहा है, हम ये सब पढ़ेंगे अभी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो क्रैब साइकिल होता है इसे टीसीए साइकिल भी कहते हैं और इसे साथ ही साथ सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। तो देखिए, इसे टीसीए साइकिल क्यों कहते हैं। टीसीए मतलब ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई मतलब 3, कार्बोक्सिलिक यानी कार्बन की बात हो रही है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो इसका जो पहला कंपाउंड बनता है सिट्रिक एसिड, ये कितना होता है, 3 कार्बन का होता है, इसीलिए इसे टीसीए साइकिल भी कहते हैं। और सिट्रिक एसिड साइकिल इसलिए कहते हैं जो कि फर्स्ट कंपाउंड जो बन रहा है वो सिट्रिक एसिड बन रहा है, दैट्स व्हाई इसे सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। तो ये तीनों ही नाम आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है इनमें से। क्रैब साइकिल भी बोल सकते हैं, टीसीए साइकिल भी बोल सकते हैं और सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जा सकता है। क्रैब साइकिल इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले इसे इलुसिडेट किया था इस साइकिल को हैंस क्रैब्स ने। तो पहले जो साइंटिस्ट थे, आपको पता ही होगा, वो मोस्टली अपने नाम पे ही नाम रख देते थे चीजों का, जो भी वो आइडेंटिफाई करते थे। ठीक है, तो हैंस, उन्होंने इसका नाम रख दिया हैंस क्रैब्स। अब मतलब उनका नाम था हैंस क्रैब्स, तो उन्होंने साइकिल का नाम क्रैब साइकिल रख दिया। ठीक है, ये जो पूरी साइकिल होती है, ये साइकिल होती है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। दिस साइकिल अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होती है। ग्लाइकोलाइसिस जो साइकिल होती है वो कहाँ होती है। जैसे क्रैब साइकिल माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रही है, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होती है। ग्लाइकोलाइसिस होती है साइटोप्लाज्म में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ग्लाइकोलाइसिस होती है साइटोप्लाज्म में और क्रैब साइकिल होती है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जो आप क्रैब साइकिल देख रहे हैं, हम इसके पढ़ने वाले हैं डिफरेंट जो स्टेप्स हैं वो। ठीक है, तो चलिए इसके स्टेप्स स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, जो एसिटाइल को ए है, ठीक है, एसिटाइल ग्रुप है, एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड या ऑक्सैलो एसिटेट भी हम बोलते हैं, इसके साथ मिलकर के सिट्रेट या सिट्रिक एसिड बनाता है। अब आप बोलेंगे एसिटाइल को ए कहां से आया, तो जो ग्लाइकोलाइसिस में बना था पायरुवेट, पायरुवेट बना था, पायरुवेट या पायरुविक एसिड जो हम बोलते हैं। तो ये जो पायरुवेट बना था, ये जो पायरुवेट होगा, इस पायरुवेट से बनता है एसिटाइल को ए, एसिटाइल को ए, और इसको हम कहते हैं लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन, ये भी आप कुछ चीजें हैं जो ध्यान रखना, एग्जाम में किसी भी नेम से आ सकता है। इसे हम कहते हैं लिंक रिएक्शन। और इस दौरान क्या होता है, NAD प्लस से NADH का फॉर्मेशन होता है। क्लियर। और यहां से बन जाता है एसिटाइल को ए। इसे लिंक रिएक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो ग्लाइकोलाइसिस है और क्रैब साइकिल है, उसके बीच में ये रिएक्शन हो रही है, दोनों को ये लिंक करने का काम कर रही है, इसलिए लिंक रिएक्शन इसको कहते हैं। फाइन। तो अब जो ये एसिटाइल को ए आया है, ये ऑक्सैलो एसिटेट या फिर हम ऑक्सैलो एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, इसके साथ मिलकर के क्या करेगा, सिट्रेट का फॉर्मेशन करेगा, यानी कि सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। और इस दौरान जो एंजाइम काम करता है, जिस एंजाइम की हेल्प से ये करता है, वो एंजाइम होता है सिट्रेट सिंथेज। ठीक है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड सिट्रेट सिंथेज एंजाइम की हेल्प से सिट्रेट में जो है कन्वर्ट हुआ, सिट्रिक एसिड में उसने फॉर्म किया। और इस दौरान जो को ए है, यानी को एंजाइम ए, वो यहाँ पे रिलीज हो जाता है। ठीक है, फाइन।
नेक्स्ट स्टेप हम देखेंगे कि जो सिट्रेट है यानी सिट्रिक एसिड है, ये हो जाता है आइसोमराइज्ड, इसमें आइसोमराइजेशन हो जाता है और ये फॉर्म किसमें आइसोमराइज्ड होता है, आइसोसिट्रेट में। क्लियर। अब प्रोसेस होती है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ आइसोसिट्रेट टू अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड या अल्फा कीटोग्लूटरेट भी बोलते हैं। आप ध्यान रखिएगा जहां पे हम ग्लूटरेट सिट्रेट ऐसे लगा रहे हैं उसको हम एज अ ग्लूटरिक एसिड सिट्रिक एसिड ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है। तो डीकार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बन, जो कार्बन है उसका रिमूवल। ठीक है। तो आइसोसिट्रेट का डीकार्बोक्सिलेशन होता है यानी कि यहाँ से CO2 होगा रिमूव। ठीक है। और यहाँ पे जो एंजाइम यूज होगा, एंजाइम याद करना बड़ा ही आसान है, जहां पे भी आपको CO2 का रिमूवल दिख रहा है वहां पे डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है यूज होगा। ठीक है। तो यहाँ पे आइसोसिट्रेट का हो रहा है डीकार्बोक्सिलेशन, तो आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज होगा और इस दौरान यहाँ पे NAD+ से NADH का फॉर्मेशन होगा। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि अभी हम जब ATP निकालेंगे तो यहीं से निकलेगा। ठीक है। फाइन। तो बन गया अल्फा ग्लूटरेट या अल्फा ग्लूटरिक एसिड। अब जो ये अल्फा ग्लूटरेट या जिसे हम अल्फा ग्लूटरिक एसिड कह रहे हैं, इसका भी अगेन डीकार्बोक्सिलेशन होगा और जब इसका डीकार्बोक्सिलेशन होगा तो ये जो को एंजाइम यहां से रिलीज हुआ था, ये को एंजाइम यहां पे आएगा, इसका यूज होगा। ठीक है। कार्बन यहां से रिमूव होगा और जो एंजाइम यहां पे होगा वो क्या होगा, अल्फा कीटोग्लूटरेट जो यहां पे था डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है। और NAD+ से अगेन NADH का फॉर्मेशन होगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आई होप आपको अच्छे से ये क्लियर हो गया हो। और इसके डीकार्बोक्सिलेशन से बनेगा सक्सेनाइल कोएंजाइम A। ठीक है। इतना साइकिल क्लियर है आप सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे के स्टेप्स देखते हैं। जो सक्सेनाइल को A है, सक्सेनाइल कोएंजाइम A जिसे हम बोल रहे हैं, अब ये कन्वर्ट होगा सक्सेनिक एसिड में या सक्सिनेट भी हम बोलते हैं उसमें। तो जब ये सक्सेनाइल कोए सक्सिनेट में कन्वर्ट होगा तो इस दौरान कोएंजाइम A होगा रिलीज, जो यहाँ यूज हुआ था वो यहाँ रिलीज हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे जो एंजाइम होगा सक्सेनाइल कोएंजाइम A वो यूज होगा। इस दौरान दो चीज देखने को मिलती है कि जो GDP है उससे GTP बन रहा है और फिर से ये GDP बना रहा है, एक साइकिल चल रही है। और इसी के साथ साइमल्टेनियसली ADP से ATP का फॉर्मेशन भी होता है। ठीक है। क्लियर टू एवरीवन ऑफ यू। यस। अब आगे की साइकिल में क्या होता है, यहाँ पे सक्सेनिक एसिड बन गया है। अब ये जो सक्सेनिक एसिड होगा ये फ्यूमरेट बनाता है। ठीक है। फ्यूमरेट बनाता है और यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है वो होता है सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज, हाइड्रोजिनेज आर भी आएगा यहाँ पे, हाइड्रोजिनेज। और यहाँ पे आपको याद रखना है यहाँ पे NAD नहीं FAD जो होता है रिड्यूस होता है, फॉर्म करता है FADH2 और हैंस फ्यूमरेट या फ्यूमरिक एसिड बन जाता है। और फाइनली फ्यूमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में फ्यूमरेट जो होता है वो फॉर्म करता है मैलेट या फिर मैलिक एसिड। ठीक है। यहाँ पे आपको एंजाइम्स भी साथ में याद रखने, बहुत ही इजी है। यहाँ पे फ्यूमरेट है तो फ्यूमरेज एंजाइम, सक्सिनेट है तो सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ठीक है। मैंने कहा ना डिहाइड्रोजिनेज जहां पे भी यूज हो रहा है वहां पे कुछ ना कुछ फॉर्म होगा NAD+ से या FAD से। ठीक है। अब यहाँ पे मैलेट बन गया यानी कि मैलिक एसिड बन गया। अब यहाँ पे क्या होगा, जो एंजाइम यूज होगा वो होगा मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। तो यानी कि यहाँ पे NAD से क्या बनेगा, NAD+ से NADH का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा यानी कि NAD+ रिड्यूस होगा NADH में और फाइनली हमारा बन जाएगा ऑक्सैलो एसीटेट या ऑक्सैलो एसिटिक एसिड OAA। ये पूरी साइकिल इस तरह से चलती है। फर्दर ये साइकिल ऐसे ही चलेगी और इस तरह से पूरा जो हमारा TCA साइकिल है या क्रेब्स साइकिल है वो कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे हमने क्या क्या देखा, क्या क्या रिलीज हुआ। देखिए मेन यहाँ पे हमने क्या क्या देखा कि NADH, कितने NADH बने, अगर हम NADH की बात करें NADH तो कितने NADH बने, देखो एक NADH बना इस दौरान। ठीक है। यहाँ पे जब पायरुवेट से एसिटाइल कोए बन रहा है इस दौरान बना एक NADH। ठीक है।
और बाकी ये है 1 वहां हो गया, 2, 3 एंड 4। ठीक है, तो 4 NADH बने। ठीक है, और अगर हम बात करें FAD की, तो FAD कितना बना, FADH2। FADH2 कितने बने, वो सिर्फ हमें एक ही दिखाई दे रहा है, वो है ये। ठीक है, FADH2 बना 1। और अगर हम ATP की बात करें तो यहाँ पे ATP कितना बन रहा है, यहाँ पे क्या रहा है, GTP बन रहा है ना, तो यहाँ पे ATP कितना बन रहा है, वो भी बन रहा है 1। ठीक है, क्लियर। ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम फाइनली जब हम इसकी बात का एक और स्टेप जो है पढ़ेंगे, आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी हम पढ़ेंगे, तो हम टोटल ATP निकालेंगे कि पूरा ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में कितने ATP यूज हो जाएगा। अभी हम फिलहाल क्रैब साइकिल की बात कर रहे हैं, तो क्रैब साइकिल में हमने लिंक रिएक्शन भी जोड़ दिया है। तो ये यहाँ पे लिंक रिएक्शन में जो होता है वहां पे भी NADH रिलीज होता है। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, इनको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल NADH कितना। 4 अगर 2 से हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 8। इसको भी अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा, 2। ये भी क्या हो जाएगा। अब देखिए, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो यहाँ पे हम देख रहे हैं, जो भी मैंने आपको बताया कि NADH और इसकी बात कर रहे हैं, तो ये तो अभी हमारा निकला है टोटल क्रैब साइकिल में कितने NADH हैं, कितने FADH2 हैं। हमें ATP चाहिए, वो हम कैसे निकालेंगे, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले हम देखते हैं समरी क्रैब साइकिल की। तो यहाँ पे क्या हुआ, पायरुविक एसिड जो लिंक रिएक्शन में आ रहा है, पायरुविक एसिड यूज हुआ, साथ ही साथ 4 NAD+ हुए एक लिंक रिएक्शन में, और बाकी यहाँ पे 3 जहां से हमने देखा था कि कैसे NADH बन रहे हैं। ठीक है, प्लस H2O यूज हुआ, वाटर भी तो यूज हो रहा है। ठीक है, वाटर भी यूज हो रहा है, H2O यूज हुआ, ADP यूज हुआ। ठीक है, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यूज हुआ, और यहां से हमें फाइनली माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ये पूरी साइकिल चली और हमें क्या मिले, हमें मिले 3 CO2। अब कैसे मिले ये बताऊंगी। 4 NADH तो मैं आपको बता चुकी हूँ, 4H+, FADH2 और ATP, ये सब हमें यहाँ पे मिला। ठीक है, अब देखिए ये एक सिंगल टर्न की बात हो रही है, तो 3 कार्बन कैसे मिले, एक कार्बन तो जो लिंक रिएक्शन चला उसमें मिला, एक कार्बन यहाँ पे देख रहे हैं 2। ठीक है, और एक कार्बन यहाँ पे देख रहे हैं 3। तो इस तरह से हमें कितने मिले, 3 कार्बन मिले। NADH एक लिंक रिएक्शन में मिला, और एक यहाँ पे मिला 2, यहाँ पे 3, और ये 4 NADH मिल गए हमें। और FADH2 कितना है, एक ही है। ATP भी कितना है, एक ही है। ठीक है, और जितने NADH होंगे उसके साथ साथ हाइड्रोजन आयन भी निकलता है, तो 4H+ हमें यहाँ पे मिले हैं। ठीक है, अब बात है कि ATP निकालना है हमें कि ATP कितने सिंथेसिस होंगे। तो देखिए, मैंने आपको कहा कि ये जो 4 NADH है और FADH2 है और ATP, ये सब यहाँ पे बना है। हम इसको, ये 1 टन की बात हो रही है, तो हम इसको कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, फाइनली यहाँ पे क्रैब साइकिल में कितने ATP का सिंथेसिस होता है। क्रैब साइकिल के ऑक्सीडेशन के लिए, मतलब क्रैब साइकिल में जो ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज का, उसके लिए कितने बनते हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है एक और चीज जो मैंने ग्लाइकोलाइसिस में भी बताया था आपको, कि जो NADH होता है, NADH, 1 NADH इज इक्वल्स टू 3 ATP। ठीक है, एंड 1 FADH2 इज इक्वल्स टू 2 ATP। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हमें निकालना है ATP, तो पहले तो इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, पहले हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 8 NADH। ठीक है, ऐसे ये हो जाएगा 2 FADH2, और ये कितना हो जाएगा 2 ATP।
देखिए हमने बोला कि 1 NADH में 3 ATP होते हैं, तो यहाँ तो 8 NADH है, तो 8 इंटू 3 कितना हो गया 24 ATP। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है ये। और FADH ये अगर हम बात करें तो 2 होता है, और यहाँ पे 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 ATP। हम सिर्फ क्रैब साइकिल की भी बात कर रहे हैं, और 2 ATP है तो ये तो नॉर्मली आ जाएगा 2 ATP। तो अगर हम इसको टोटल प्लस करें, टोटल ATP देखना है ना हमने क्रैब साइकिल में कितना है, तो प्लस कीजिए 24, ये कितना हो जाएगा 30 ATP। अगर हम बात करें क्रैब साइकिल की, तो क्रैब साइकिल में कितने ATP बन रहे हैं 30 ATP बन रहे हैं। लेकिन अगर आपको पूछा जाए 1 टर्न क्रैब साइकिल के 1 टर्न में कितने ATP बनते हैं, तो सिंपली आप इनको प्लस कर लेंगे। ठीक है, सिंपली यहां पे से आप हम देख लेंगे 4 में कितना बनेगा 1 टर्न। अगर 1 टर्न की बात करता है 1, मैं आपको हर पॉसिबल वे से बता रही हूँ 1 टर्न। अगर इंडिविजुअली पूछता है, जो कि जिसके चांसेस बहुत कम है, नॉर्मली ये पूछता है क्रैब साइकिल में कितने ATP बने और कैसे बने। ठीक है, ये आपको आना चाहिए, ATP अगर निकालने के लिए आ जाए तो आपको आना चाहिए। ठीक है, तो 1 टर्न की अगर बात करें तो 1 टर्न में क्या बना था 4 NADH, 1 FADH2 एंड 1 ATP। बस अब आप इसको कर लीजिए, 4 इंटू कितना हो जाएगा, कितने ATP बनते हैं 1 NADH2 से 3, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12। ऐसे यहाँ पे कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 1 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 2, और यहाँ पे 1 ATP है तो 1 कितना हो गया 15। तो यहाँ पे 1 टर्न में कितना बना 15 ATP। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 1 टर्न में बनेगा 15 ATP। लेकिन नॉर्मली अगर क्रैब साइकिल में पूछा जाएगा क्रैब साइकिल में कितने ATP बनते हैं, तो वो बनते हैं 30 ATP। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है दिस वन। ठीक है, मैंने ग्लाइकोलाइसिस वाली साइकिल में भी आपको बताया था कि 1 FADH2 में 2 ATP होते हैं और 1 NADH में 3 ATP होते हैं। 3 ATP का ये फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो। अब आप बोलेंगे ये साइकिल इतनी लंबी चौड़ी है, कैसे इसको याद किया जाए, कोई आसान तरीका बताया जाए। ऑब्वियसली आ रहा होगा माइंड में ये सब, तो मैं आपको इसको याद करने का एक आसान सा तरीका भी बताने वाली हूँ, जिससे आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या था, ऑक्सैलो एसीटेट या ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये होगा OA ऑक्सैलिक एसिटिक। ठीक है, OA चिंटू। अब आपको ये जो जितने भी रेड में दिख रहे हैं ना, आपको ये ध्यान रखना है ये रेड वाले क्या है, इनसे ये मैंने एक तरह से निमोनिक बनाया आपका जिससे आपको याद है। तो OA चिंटू सिट्रेट, इसको तो आई से आइसोसिट्रेट, क्या के से कीटोग्लूट्रेट या अल्फा कीटोग्लूट्रेट, 7 ऐसे सक्सनाइल को ए, 7 ऐसे सक्सनेट या सक्सेनिक एसिड, फूंक एफ से फ्यूमरेट या फ्यूमरिक एसिड, मार के लाया तो एम से मैलेट। तो यहां से आप मैंने जो तैयार किया है इससे अच्छा भी हो सकता है कि आप लोग कोई बना सको, बनाते हो तो जरूर शेयर कीजिएगा। तो यहां से निमोनिक बना OA चिंटू, इसको क्या 7 फूंक मार के लाया। ठीक है, तो आप इससे याद रख सकते हैं। मैं क्योंकि मुझे तो इससे काफी अच्छे से याद रहता है तो इसलिए मैं निमोनिक्स बनाती हूँ, काफी हेल्पफुल भी मुझे लगता है बच्चों के लिए, तो इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर किया है। तो हमारा जो निमोनिक है वो निमोनिक क्या हो गया, OA चिंटू, इसको क्या 7 फूंक मार के लाया। ठीक है, तो OA से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड,
चिंटू सिट्रेट, इसको आइसोसिट्रेट, क्या अल्फा कीटोग्लूट्रेट, 7 सक्सिनाइल कोए, 7 सक्सिनेट, फूंक फ्यूमरेट एंड मार्केलाया एम से मैलेट। तो इस तरह से पूरी क्रैब साइकिल आप बड़ी ही आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। और जहां पे डिकार्बोक्सिलेशन होगा वहां पे NAD+ से NADH बनेगा, ठीक। चलिए, अब यहाँ पे कई बच्चे सोचेंगे कार्बन नंबर भी आपको याद रखना है, ठीक है। कार्बन नंबर भी इंपॉर्टेंट होता है कि कितने कार्बन कहाँ पे, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड कितने कार्बन का है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। सिट्रेट जो है वो कितने कार्बन का है, तो हैंस उसके लिए भी मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो अगर आपको कार्बन नंबर याद रखना है, कार्बन नंबर, तो कार्बन नंबर याद रखने के लिए आपके पास फॉर्मूला है 6 स्क्वायर 5 4 स्क्वायर 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर 5 4 स्क्वायर 4 स्क्वायर। तो मैंने सिट्रेट से स्टार्ट किया है, 6 स्क्वायर यानी सिट्रेट, चिंटू क्या है 6, इसको आइसोसिट्रेट क्या है 6 स्क्वायर मतलब 6 दो बार है, 6 स्क्वायर 5 यानी कि अल्फा कीटोग्लिटरेट में 5 कार्बन है, 4 स्क्वायर यानी इसके बाद जो 2 होंगे उनमें 4 कार्बन होगा, 4 कार्बन, और इसमें भी 4 कार्बन। अगेन है 4 स्क्वायर, तो फिर से 4 कार्बन। आप इस फॉर्मूले को याद कर सकते हो, तो आपके लिए हो जाएगा इजी, दैट इज 6 स्क्वायर 5 4 स्क्वायर 4 स्क्वायर। क्रैब साइकिल में कार्बन नंबर आप इस तरह से याद रख सकते हैं बड़े ही आसान तरीके से। आई होप आपको ये पूरा क्रैब साइकिल अच्छे से समझ में आया हो। अगर नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं जहाँ पे भी आपको डाउट हुआ हो। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से ये टॉपिक समझ में आए, और हर तरह से मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है, ठीक है। लेकिन अगर नहीं आया हो समझ में तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।